बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई एम श्योर एवरीबॉडी इज डूइंग गुड टुडे। आप सब खैरियत से हैं? ओह, ग्रेट। ओके जी। हम समझने की कोशिश कर रहे थे, वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ जो है वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन के पैसेजेस को हल करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। इन टुडेज डिस्कशन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन के ना सिर्फ जो है वो पैसेजेस को देख सकें, बल्कि दो पैसेजेस जो हैं उनको लाइव अटेम्प्ट कर सकें, उनको अभी के अभी जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और ये हम जो है वो सीएसएस के दो पेपर उठाएंगे। एक हमारे पास जो पहला हमारा पेपर पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, वो हमारे पास 2017 का पेपर होगा। हम इसका ये क्वेश्चन जो है वो करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे कि हजूरे वाला 2017 का पेपर के अंदर जो उसने क्वेश्चन जो है वो दिया हमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाला, उसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जा सकता था। हम 20 के 20 नंबर के न सिर्फ क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करेंगे, बल्कि समझने की कोशिश भी करेंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ साथ आपके साथ शेयर करते चला जाएंगे। और आज हम अपनी डिस्कशन जो है वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन के ऊपर सॉर्ट ऑफ क्लोज करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके साथ हमारे पास जो है वो आ जाएगा 2016 का पेपर। 2016 के पेपर में भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम देख सकें किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है, और हम जो है इसमें इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि इसको पढ़ते हुए मैंने किन किन पॉइंट्स को नोट किया, मैंने किस किस तरह से जो है वो पॉइंट्स को नोट करता रहा, और आप अपने पॉइंट्स को कैसे नोट करेंगे। ठीक है? तो 2016 का पैसेज जो है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सारे का सारा पैसेज जो है वो मैं पढ़ूंगा। मैं बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, मैं बताऊंगा कि मैं रीड कैसे करता हूँ, और मैं आपके साथ वो सारे के सारे प्रोसेस शेयर करूंगा कि जिसके समझने के बाद हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 20 में से 18 या 17 नंबर लेने के कम अज कम काबिल हो जाएं। हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम 20 में से आउट ऑफ 20 हम कम से कम 17-18 नंबर लाजमी ले सकते। सो देखने की कोशिश करते हैं। मेरा जब भी मैं किसी भी पैसेज को रीड आउट करता हूँ, मेरा ये तरीकाकार ये रहा है, इवन कि डॉक्टरेट के बाद भी, अपने सब्जेक्ट को करने के बाद भी, आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपने माइंड के लिए आसानी पैदा कर सकूं। मैं अगर तो इजी हूँ उसके मीनिंग्स के साथ, तो फिर भी मैं उसको समझ सकूं, मेरा माइंड उसको समझ सके, या यूं कह ले कि मेरा माइंड उसको नेटिव लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसलेट कर सके। दो दो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं है हमें इस लेवल पे, लेकिन फिर भी ताकि मैं ये देख सकूं कि एक एक लफ्ज़ पे गौर करना कि उसने क्या कहा। अब यहाँ पे हम जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। द न्यू ईयर इज द टाइम फॉर रेजोल्यूशन। जब मैंने इसको पढ़ रहा था तो मैंने क्या किया कि मैंने इसमें से सिर्फ एक ही पॉइंट नोट किया। मेरे हाथ में लेड पेंसिल होगी जब मैं पढ़ रहा हूँ इसको। लेड पेंसिल को पढ़ते हुए मैंने यहाँ पे रेजोल्यूशन को नोट कर लिया। क्लियर? द न्यू ईयर इज टाइम फॉर रेजोल्यूशन। मेरे लिए दो चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगा कि मेरी अटेंशन जो है वो लेंगी, जिनके ऊपर मुझे गौर व फिक्र करना है, और वो मेरे पास दो वर्ड्स। कि नया साल जो है वो कुछ अहदो पैमान का वक्त होता है। मेंटली, दिमागी तौर पर एटलीस्ट मोस्ट ऑफ अस कुड कंपाइल फॉर्मिडेबल लिस्ट टू डूज एंड डोंट्स। तो कुछ ऐसी फहरिस्त बना लेना कि मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो ये हमारे पास दूसरी चीज जो है वो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कि मैं जिनको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ पेपर में, मैं उन्हें अंडरलाइन करता चला जाऊंगा। ठीक है? ऐसे वर्ड्स जो मुझे लगेगा की वर्ड्स हैं हमारे पास ना, ऐसे वर्ड्स जो मुझे लगेगा कि इस फिक्रे की जान है। ठीक है? फॉर्मिडेबल जो है वो, जिसको आप जो है वो फील करते हो कि यार मुझे जो है आप जो है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए रिस्पेक्ट रखते हो, कोई इंप्रेसिव कोई डिफिकल्ट चीज जो है वो उसके लिए। So the same old favorites recur year in the year and with the children.
उसने कहा कि ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है वो वैसे ही जो है वो हर एक के साथ होती है, और ये रिकरिंग है, यानी कि हर साल ऐसा ही होता हुआ नजर आता है। Do a thousand and one job about the house. Be nice to the people we do not like. हम ये सोचते हैं कि हमें अपने इस साल ये काम करना है, कुछ लोगों के साथ नाइस होना है, ड्राइव केयरफुली, मुझे अच्छी ड्राइविंग करनी है, मुझे डॉग को रोजाना वॉक पे लेके जाना है। मैं पढ़ते हुए इन तमाम चीज़ों को इग्नोर कर दूंगा, अगरचे मैं प्रेस ही नहीं बना रहा, अगरचे मैं इनको समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी कीवर्ड नजर नहीं आया कि जिसको मैं नोट कर सकूं। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? मैं पैसेज को कैसे पढ़ता हूँ, क्या ये पता चल रहा है? मैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन को कैसे पढ़ता हूँ, पता चल रहा है? देख रहे हैं आप जो है ऐसे आपने भी पढ़ना है इसका। ये मेरी पहली रीडिंग है, ये मेरी पहली रीडिंग है, मैं पहली रीडिंग कर रहा हूँ। आप भी जब जो है वो पहली रीडिंग पे होंगे, आप भी ऐसा कर सकते हो। पास्ट एक्सपीरियंस हैज टॉट अस। अब मुझे यहाँ पे खतरे की बात लगी कि ये पास्ट एक्सपीरियंस जो है, इसका मतलब ये है कि आगे चल के ये इस पे कोई बात करेगा। अब देखते हैं करता है या नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर शायद वो दोबारा मुझे कुछ बताए। पास्ट एक्सपीरियंस हैज टॉट अस द सर्टेन अकम्प्लिशमेंट्स आर बियॉन्ड अटेनमेंट। उसने बताया कि यार कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम जितनी मर्जी न्यू ईयर की रेजोल्यूशंस बनाते चले जाएं, वो कभी हासिल नहीं होंगी। If we remain deep rooted liars, it is only because we have so often experienced a frustration that results from failure. अगर हम जो है वो झूठे बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हैं फेलियर से। अब एक पैसेज मैंने एक दफा पढ़ा, आगे बढ़ने से पहले एंड मेक इट श्योर कि मैं अंडरस्टैंडिंग दोबारा डेवलप कर लूँ, मैं इसको एक दफा फिर से रीडिंग दूंगा अपने तौर पर जब मैं पेपर में बैठा हूँ। ठीक है? I'm just giving you the picture. Imagine you are sitting there in your paper and you are doing this particular task. आप इसे कर रहे हो, ठीक है? अब जहन में आपके ये आ चुका है कि अच्छा यहाँ यहाँ पे ये वाले वर्ड्स जो हैं ये कीवर्ड्स हैं, इनको आपने इग्नोर नहीं करना। ये वाले वर्ड जो हैं वो नॉर्मल हैं, इनको इग्नोर कर सकते हो। द न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज द टाइम फॉर रेजोल्यूशन मेंटली एटलीस्ट। इसको एक दफा पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है? क्योंकि हम अभी एक मॉक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मैं जरा आगे चलूंगा। आगे जी। मोस्ट ऑफ अस फेल इन आवर एफर्ट्स एट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हाँ, यहाँ पे मुझे दोबारा लगा कि ये जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बिकॉज आवर स्कीम्स आर टू एम्बिशियस एंड वी नेवर हैव टाइम टू कैरी देम आउट। एम्बिशियस जो है, आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा की ख्वाहिश करते रहना। सो हम में से न्यू ईयर रेजोल्यूशन, अब मुझे कैसे पता चला कि इसको मैंने हाईलाइट करना? क्वेश्चन जहन में आता है कि सर ये कैसे पता चला कि इसी को हाईलाइट करना है? मुझे जब मैंने पहली लाइन पढ़ी थी, द न्यू ईयर इज अ टाइम फॉर रेजोल्यूशन, ठीक है? अब मैंने यहाँ से जो है वो देखा, और मुझे राइटर की टून पता चल रही है पढ़ते हुए कि राइटर जो है वो शायद ये कहता है कि हर साल मैं बनाता हूँ लेकिन मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को फॉलो नहीं कर पाता, तो अब ये फेलियर की वजह दे रहा है। मोस्ट प्रोबेबली कि ये मुझसे क्वेश्चन में पूछ ले, मोस्ट प्रोबेबली अगर ना भी पूछे तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब वी ऑल्सो मेक द फंडामेंटल एरर ऑफ अनाउंसिंग अ रेजोल्यूशंस। अब मुझे ये वर्ड मिल गया फंडामेंटल एरर, कि ये वाला वर्ड भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने इसको, हो सकता है बाद में ये इंपॉर्टेंट ना रहे, लेकिन मैंने जो है वो इसको हाईलाइट कर लिया, अंडरलाइन कर लिया लेड पेंसिल के साथ, कि कुछ इसमें मुझे हेल्प आउट मिल सकती है जब मैं जवाब ढूंढूंगा, मुझे जवाब ढूंढने में आसानी हो जाएगी। announcing a resolution to everybody so we can look more foolish when we slip back into our bad old ways। वो कहते हैं कि हमें नई साल की रेजोल्यूशंस बनाने के बाद लोगों को बताते नहीं रहना चाहिए कि मैं इस साल मैंने शराब पीना छोड़ दी है, और बाद में जब आप बोतल लेके बैठे हो तो वो आपसे कहे कि हाँ यार तुमने तो छोड़ दी थी। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, फंडामेंटल एरर है। ये तीन लाइनें समझ में आ गई। अवेयर ऑफ दिस pitfalls दिस ईयर आई अटेम्प्टेड टू कीप माई रेजोल्यूशन टू माई सेल्फ। हमें एक नया वर्ड मिल गया, माई सेल्फ पे। इस दफा उसने सोचा कि भाई मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अपनी रेजोल्यूशन जो है वो सिर्फ अपने तक ही जो है वो महदूद रखूंगा। फेयर इनफ। आई लिमिटेड माई सेल्फ टू मॉडेस्ट एम्बिशंस। अब दो जो है वो मेरे पास जो है वो मकासद है। पहला मकसद क्या है? द फिजिकल एक्सरसाइज। ये ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट होगा कि उसके दो जो है वो एम्बिशंस हैं नए साल पे। उसने कसम खाई है कि एक तो मैं एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करूंगा, और दूसरा मैं शाम को जो है वो पढ़ा करूंगा। ठीक है? ये 2016 का पेपर है, ये हम कोई मोक एक्सरसाइज या कोई ऐसा पैसेज नहीं कर रहे हैं जो कि कोई रिलेटिवली आसान हो। सो योर अटेंशन शुड बी देयर।
इसको जो है वो लाजमी तौर पे समझ लीजिएगा, 20 नंबर है ये आप। An overnight party on New Year's provided me with a good excuse। अब मैंने इसको पढ़ते हुए देखा कि उसने यहाँ पे अ गुड एक्सक्यूज का वर्ड किया। अभी पहले ही तो उसने मुझे दो बताई है कि उसके दो जो है वो इरादे हैं। अब पहले नंबर पे उसने दो इरादों की बात कर रहा है और फौरन से उसने एक बहाना भी बना दिया। उसने कहा कि मुझे न्यू ईयर जो था उसकी रात को ही एक जो है वो बहाना मिल गया, गुड एक्सक्यूज मिल गया कि यार आज तो नया साल है, आज के दिन तो तुम जो है वो ये रेजोल्यूशन जो तुमने पास की हुई है इसको जो है वो छोड़ दो, फर्स्ट डे ऑफ ईयर है, इसमें सब कुछ जायज है। लेकिन फिर उसके साथ जो है वो क्या हुआ कि उसे कहता है कि नहीं 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 यार, ये जो मैंने जो बातें सोची हैं ये बातें जो है वो अच्छी नहीं है, मुझे इन चीजों को, इन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। हमारे पास जो है वो असाइडियसली का क्या मतलब होता है कि आप कहते हो नहीं नहीं यार मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा। असाइडियसली एक ऐसा पर्सन होता है जो बड़ी मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है। अब देखो ये वोकेबलरी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो डेली वोकेबलरी जो हम अपडेट करते रहते हैं आपके साथ शेयर करते रहते हैं, अगर वो याद नहीं की तो कभी नहीं ये पता चलेगा। और ये असाइडियसली वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर आ चुका है। गीटोस जो है वो बहुत से वर्ड्स में देख रहा था, वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। सो जी, अब वो कहता है कि मैंने दो एम्बिशंस बनाए हैं। राइटर कहता है पहला, द डेली एक्सरसाइज लास्टेड ओनली फॉर 11 मिनट्स। और जो पहली एक्सरसाइज मैंने सोचा था कि मैं जो है वो मॉर्निंग में करूंगा, वो एक्सरसाइज को मैंने ज्यादा टाइम जो है वो देने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा कि यार वो सिर्फ 11 मिनट तक चलेगी, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन उतनी रखूंगा तो मैं कम से कम कर सकूं। तो मुझे यहाँ पे जो है वो 11 मिनट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। एंड आई प्रपोज टू डू देम अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मुझे मॉर्निंग जो है वो इम्पोर्टेंट लगा, मैंने इसको कर लिया, हाईलाइट कर लिया। अब एक चीज और कि मैंने 11 मिनट एक्सरसाइज करनी है और रोजाना करनी है, ये राइटर कहता है। फिर उसके बाद जो है, द सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड टू ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ बेड 11 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल वॉज कंसिडरेबल। आपको पता है जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए उठते हैं, ये बहुत जान जोखिम वाला काम होता है कि आप अपने बेड को जो है वो छोड़े होते हो, और खुसूसन जब आपको एसी वाले कमरों से निकलना पड़े और पसीने में जाके शराबूर होना पड़े। वो कहते हैं सबसे मुश्किल काम ये था मेरे लिए कि मैं कैसे निकलूंगा और बेड को कैसे छोड़ूंगा। इट इज समथिंग जो मेरे लिए काफी टफ था। सो मेरे लिए यहाँ पे एक वर्ड था कंसिडरेबल, ये वाला। और दूसरे नंबर पे मेरे पास वर्ड है ड्रैग माई सेल्फ। ठीक है। अब nevertheless I managed to creep down into the living room for 2 days। कहता फिर भी मैंने 2 दिन बड़ी कोशिश की, बड़ी जान मारी, before anyone found me out, ताकि किसी को पता ना चल सके, क्योंकि मेरी न्यू ईयर की रेजोल्यूशन है और वही कहेंगे कि हाँ भाई अब एक्सरसाइज शुरू हो गए हैं। आफ्टर जंपिंग अबाउट in the carpet and twisted the human frame into uncomfortable positions, I sat down the breakfast table in an exhausted condition. It was this that betrayed me. The next morning, the whole family. अब इसकी कहानी है, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा अंडरलाइन करने के लिए कि वो कहना क्या चाहता है। The next morning, the whole family trooped into the watch the performance. That was really unsettling, but I fended off the taunts and jabs of my family good humoredly, and soon everyone used to the idea। अच्छा, जब मुझे ये पता चल गया कि उससे दो एम्बिशंस के ऊपर जब काम करने की कोशिश की, तो उसकी फैमिली ने जो है वो उसके साथ मजाक जो है वो उड़ाया, लेकिन जल्दी उन्होंने कहा हाँ ये अच्छा आइडिया है कि तुम अपने जो है वो इन दोनों एम्बिशंस को, इन दोनों के दोनों न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को पूरा करो। फिर क्या होता है, हाउएवर ये मुझे ट्रांजिशन बता रही है यहाँ पे हाउएवर की, कि अब कहानी में कुछ तब्दीली आ गई है। सी ट्रांजिशंस कितनी इंपॉर्टेंट है। हाउएवर माय एंथुसिज्म वेन्ड। वेन्ड का मतलब होता है कम हो जाना, कहता है वो जल्दी कम हो गई। दिस टाइम आई स्पेंट the time I spent at exercise gradually diminished। वो कम होते चले गए। अच्छा, डिमिनिश और वीन दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन देखो उसने अपनी राइटिंग के अंदर एक ही दफा जो है वो दो वर्ड को इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है। वीन है, डिमिनिश का एक ही मतलब है, लेकिन उसने मतलब चेंज कर दिया। ठीक है, वर्ड चेंज कर दिए। My enthusiasm waned and this time I spent at exercise gradually diminished। सो कम होता चला गया। मेरे लिए एक और वर्ड मिल गया कि ग्रेजुअली जो है वो उसकी एक्सरसाइज का जो 11 मिनट की एक्सरसाइज थी उसका भी टाइम कम हो गया। लिटिल बाय लिटिल द 11 मिनट्स फेल टू जीरो। अब इसका मतलब है जीरो पे आ गया। बाय जनवरी 10th, यानी कि 1 जनवरी को उसने रेजोल्यूशन बनाई थी। 1 जनवरी वाला दिन तो न्यू ईयर था, तो 2 जनवरी से उसने शुरू किया। आई वॉज बैक टू वेयर आई हैड स्टार्टेड फ्रॉम, कि 10 जनवरी तक मैं वहीं पे वापस पहुंच चुका था जहां से मैंने कहानी को शुरू किया था। ग्रेट। अब हमारे पास जो है, कहता है कि इसके लिए मैंने एक जवाब भी ढूंढ लिया
I argued that if I spent less time exhausting myself at exercise in the morning, यार अगर मैं सुबह में एक्सरसाइज करता रहूंगा तो मैं पढ़ूंगा कब? ठीक है। आई वुड कीप माई माइंड फ्रेश फॉर रीडिंग व्हेन आई गो होम फ्रॉम वर्क। वो कहता है जब मैं काम से वापस आऊंगा तो मुझे किताबें भी तो पढ़नी है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है वो एक्सरसाइज करना छोड़ दी। रेजिस्टिंग द हाइपोटेनाइजिंग इफेक्ट ऑफ टेलीविजन। सो हमारे पास जो है वो टेलीविजन का इफेक्ट जो है वो, ठीक है, जब भी हम जो है वो बात कर रहे होते हैं, जब भी हम बात कर रहे होते हैं हाइप्नोटाइजिंग की, हाइप्नोटाइज करते हैं किसी को बिल्कुल मंजमंद कर देना, ठीक है। हाइप्नोटाइज, वो आपके पास बैठा हुआ है, दिमाग आपके सामने है, बंदा आपके सामने है, लेकिन वो हाइप्नोटाइज स्टेट में आप उसको कहीं पे भी ले जा सकते हो, उससे कोई भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। लेकिन कहता है कि एक दिन जो है वो मुझे क्या हुआ कि मुझे टेलीविजन जो है वो इसने हाइप्नोटाइज कर दिया, मैं भूल गया कि मेरी जो है वो रेजोल्यूशन है। मैं टेलीविजन के साथ जो है वो पास कुछ देर के लिए बैठा, लेकिन अपनी किताब लेके मैंने कहा किताब इसके सामने जो है वो मैं बैठ के पढ़ूंगा। और फिर जो है वो मामला यही हुआ कि मैं वही टेलीविजन के सामने था, और मैं घर वालों के सामने और सबको प्रिटेंड कर रहा था कि मैं अपनी रेजोल्यूशन के मुताबिक पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो ऐसे लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। और जल्द ही जो है वो मैं दोबारा टेलीविजन के सामने जो है वो इन द हैबिट ऑफ डोजिंग ऑफ, कि मैं सो रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने जो है वो अपनी रेजोल्यूशन के मैं पढ़ना छोड़ूंगा इसको तर्क नहीं किया। इवन कि मैंने किताब भी खरीद रखी है, हाउ टू रीड 1,000 वर्ड्स इन अ मिनट, ठीक है। सो राइटर कहता है मैंने किताब खरीदी है, हाउ टू रीड 1,000 वर्ड्स अ मिनट, एक मिनट के अंदर मैं 1,000 वर्ड्स को कैसे पढ़ूंगा। शायद ये मेरा मसला हल कर दें, ठीक है। बट आई जस्ट हैव नॉट हैड टाइम टू रीड इट, लेकिन मेरे पास ये भी वक्त नहीं है कि मैं इस किताब को पढ़ सकूं। आपने देखा कि एक पैसेज जो है वो जब मैंने पढ़ा तो उसके बाद पैसेज जो है वो उसकी सूरत हाल कुछ यूं हो गई आपके सामने। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर सकूं तो आपके सामने सारे का सारा ये जो है वो पैसेज कुछ इस तरह से नजर आएगा, जिसमें आपको ये वाज़े तौर पे पता चल रहा है कि आप अपनी रीडिंग कम्प्रीहेंशन में तभी जो है वो चीज़ों को समझ सकते हैं जब आपके पास जो है वो सारे के सारे पैसेज के कीवर्ड सामने हैं। आइए अब कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या जो कीवर्ड्स हमने ऊपर हाईलाइट किए हैं क्या हमें कुछ मदद देते हैं। ये हमारी फर्स्ट रीडिंग थी, लेकिन हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वो मदद देते हैं। वाई मोस्ट ऑफ अस फेल इन आवर एफर्ट्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। हम में से ज्यादातर क्यों नाकाम हो जाते हैं जब वो अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं। चलिए हम जो है वो अब जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जब हमने इसको हाईलाइट किया था। द न्यू ईयर फॉर रेजोल्यूशन। अब मैं क्विकली देख सकता हूँ कि यहाँ पे कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे कीवर्ड नहीं है, फॉर्मिडेबल लिस्ट है, यहाँ पे भी मुझे आंसर नहीं मिल रहा, रिकर इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं है। मोस्ट ऑफ अस फेल इन आवर efforts at self improvement because the schemes are too ambitious and we never have time to carry them out। क्या यहाँ पे जो हमने कीवर्ड्स निकाले थे वो आंसर कर रहे हैं हमारे पहले क्वेश्चन का? जो हमने अभी पूरे पैसेज को दोबारा नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ कीवर्ड्स को पढ़ा जो हमने हाईलाइट किए थे। तो क्या हमारे हाइलाइटेड वर्ड्स हमें बता रहे हैं, हमने सिर्फ अभी हाइलाइटेड को ढूंढा, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये पता चल गया कि जो हमने पहली रीडिंग करते हुए लेड पेंसिल से जो वर्ड्स जो हैं वो उनको अंडरलाइन किया था वो बताते हैं कि यहाँ पे आंसर मौजूद है। अब हमें आंसर तो हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है, लेकिन कीवर्ड्स ने यहाँ से बताया कि ये है मोस्ट ऑफ अस फेल इन आवर एफर्ट्स एट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब मैं वर्ड्स जो हैं वो ये वाले नहीं उठाऊंगा, आइडिया ये वाला उठाऊंगा, ठीक है। The writer is arguing that a lot many people they fail in the self improvement because they are too ambitious, because they are greedy, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो ये वाला हो सकता है। मसफिरा ऐसा आंसर ना लिखिएगा प्लीज, थोड़ा सा इसको ना पॉलिश कर लीजिएगा, कोई टाकी शाकी मार लीजिएगा, इससे अच्छा हो जाएगा, ठीक है, पंचुएशन के साथ। अच्छा जी, दूसरा है व्हाई इज इट अ बेसिक मिस्टेक टू अनाउंस आवर रेजोल्यूशन टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब चूंकि आपको पैसे समझ में आ चुका है, वो कहता है कि व्हाई इट इज अ बेसिक मिस्टेक, क्यों हम जो है वो करें। अब दोबारा उसी स्टेप पे करते हैं आगे। वी आल्सो मेक द फंडामेंटल एरर। अब हमें दोबारा कीवर्ड अपना मिल जाता है, सही, कीवर्ड जो है ये मिल जाता है। फंडामेंटल एरर जो है वो हमारे पास क्या था कि हमने रेजोल्यूशन को अनाउंस कर देते हैं दोबारा से। आप में से कितने लोगों के लिए ये मेरी रीडिंग का जो तरीकेकार है वो नया है?
कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिए दोज हु आर लर्निंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जिन्होंने पैसेज को पहले तो पढ़ा था बट इट इज न्यू फॉर देम, दे रिक्वेस्टेड टू राइट मी इन द चैट बॉक्स, ताकि पता चल सके कि आप पैसेज को कैसे पढ़ते थे। ओके, ग्रेट, वी हैव वन पार्टिसिपेंट, ऑलराइट। इसका मतलब है कि बाकी लोग पहले भी इसको ऐसे ही पढ़ते थे, तो फिर अगला पैसेज मैं उनसे पढ़वाता हूँ। ठीक है, 2017 वाला पेपर उनसे अटेम्प्ट करवाते हैं। ग्रेट। ओके जी, आई एम जस्ट किडिंग, डोंट वरी। ओके, अब हमारे पास जो है वो दूसरे का आंसर भी हमें मिल गया, फंडामेंटल एरर जो है वो ये भी हो गया। अब तीसरा हमारे पास क्या है, व्हाई डिड द राइटर नॉट कैरी आउट हिज रेजोल्यूशन ऑन न्यू ईयर्स डे। अब दोबारा से हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमें तीसरे को भी मिल गया, विद अ गुड एक्सक्यूज फॉर नॉट कैरिंग आउट ईदर ऑफ दीज न्यू रेजोल्यूशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। अब हमें तीन क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है। तीन क्वेश्चंस के आंसर्स का मतलब ये है कि हमें 15 नंबर हमारे सीएसएस में मिल चुके हैं, 15 मार्क्स, इमेजिन। ठीक है, 15 नंबर आपको मिल चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन जो है वो फोर्थ वन, इट इज डायरेक्टली हिटिंग, कि अब आप जो है वो बताएं। उसने कहा है कि वो वाले वर्ड्स जो है वो निकालें जो सिमिलर मीनिंग देता है। ठीक है, पैसेज के अंदर जो है वो वाले वर्ड निकालें जो कि सिमिलर मीनिंग जो है वो देता है। अब सिमिलर मीनिंग हमारे पास जो है वो क्या हो सकते हैं। अब हमें पैसेज जो है वो सारे के सारे को दोबारा एक दफा देखना होगा। ठीक है, सारे के सारे पैसेज को हम जो है वो दोबारा देखेंगे और हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वाले वर्ड हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो इंटिमिडेटिंग है। इंटिमिडेटिंग है तो हम कोशिश करेंगे कोई ना कोई वर्ड्स ढूंढने की। क्योंकि मैं अब इस पैसेज को तकरीबन तीसरी दफा पढ़ रहा हूँ, तो मेरी तो नज़र में वर्ड्स हैं। ठीक है, वर्ड्स हैं। तो अब आप जो है वो इनको ढूंढेंगे। सर इन वर्ड्स की मीनिंग्स ही नहीं पता। ऑलराइट, फिर आप डेली वोकेबलरी को याद किया करें। इंटिमिडेटिंग का मतलब होता है जब आप किसी को इंटिमिडेट करते हो, फ्राइटन करते हो, किसी को डराते हो। पर्ल खतरा होता है, डिविंडल जो होता है किसी बंदे को जो है वो बहका देना, उसके रास्ते से जो है वो हटा देना। ठीक है, डिविंडल किसी को ग्रेजुअली किसी चीज से कम करते चले जाना, वो हमारे पास डिविंडल होता है। और रीपेल जो है वो आपको पता ही है कि जब आपके पास जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और रिपेल होती है, जो उसको जो है वो अब वापस भेजती है, अटैक कर रही होती है, उसको रिपेल करते होते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है वो वर्ड आ जाता है BARB, बाब जो है वो। बाब हमारे पास जो है एक ऐसी चीज को, एक ऐसी हुक को कहा जाता है जो कि मुड़ी होती है। ठीक है, या हम लोग जो है वो जब किसी का दिल दुखाते हैं कोई ऐसी बात करके, वो भी हमारे पास बाब होते हैं। ठीक है, वो भी हमारे पास बाब होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो है वो जाइब्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हमारे पास जो लास्ट वन है, ये वही लोग कर सकेंगे कि जो कि डेली वोकैबुलरी करता है। और इसमें से मैं आपको, आप चाहे इसको सर्च कर लीजिएगा बाद में ना, वो जो फाइल आपके पास है, इंटिमिडेटिंग है, डिविंडल है, बाब है, ये उसके अंदर मौजूद होंगे ये वर्ड जो है वो, इंशाल्लाह। सो जी, इन दिस वे हम जो है वो अपने पैसेज को मुकम्मल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्या ये आसान है? क्या आपको समझ में आ चुका है? अब हम जो है दूसरे पेपर पे चलेंगे। दूसरे पेपर पे चलेंगे और अब जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे एक पैसेज को जो कि 2017 का पेपर है। 2017 का पेपर है। अब देखने की कोशिश करते हैं इसको क्या है। अब एक जो है वो पार्टिसिपेंट रीड करेगा और हम लाइनों को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे अब की दफा मिलजुल के करने की। ठीक है, हम मिल के जो है वो इसको करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम जनाब आप लोग जो हैं वो इसको ना सिर्फ समझ सकें बल्कि प्लीज मैडम कहेंगे आप। Education ought to teach us how to be in love and what to be in love with. थैंक यू The सो मच। great एजुकेशन ought to teach us how to be in love and what to be in love with। आपको क्या लगता है इसमें कौन सा कीवर्ड हो सकता है जिसको हाईलाइट करना चाहिए? मुझे तो एजुकेशन लगता है, मैं तो एजुकेशन को करूंगा। ठीक है, तो इसके अलावा मुझे जो है ये लव भी लगता है, मैं तो लव को भी करूंगा।
लेकिन मैं लव विद को करना चाहूंगा। ठीक है, लव विद। ठीक है, और फिर मैं मतलब इसका समझूंगा माइंड में ना, समझने की कोशिश करूंगा। एजुकेशन ऑट टू टीचर्स, एजुकेशन को सिखाना चाहिए कि हाउ टू बी इन लव, मोहब्बत में कैसे होगे और किसके साथ होंगे। ठीक है, एक दफा आपकी जितनी भी अच्छी इंग्लिश है, आप सिंधी है, पंजाबी हो, आप पश्तो बोलते हो, वट एवर लैंग्वेज इज, इट इज माई रिकमेंडेशन कि आप उसे ट्रांसलेट कर लो। ठीक है, अपने लिए अपने माइंड में ट्रांसलेट कर लो। इट इज गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज पैसेज को समझोगे। ठीक है, अगर रीडिंग की तो फिर बात नहीं बनेगी, समझ लेना। अब एक लाइन क्लियर होगी, आगे चलते हैं। अब माइक आपका बंद तो नहीं कर दिया मैंने? माइक ओपन कर देते हैं जी, अब ओपन कर सकते हैं आप। मैडम इंशरा किधर चले गए हैं जी? हमारे रीडर जो हैं, अब माइक ओपन कर सकते हैं। ऑलराइट, आई एम श्योर कि उनके बैकग्राउंड में कोई नॉइस होगा। अच्छा, ठीक है, शी इज बैक, प्लीज। The great things of history have been done by the great lovers, by the saints and men of science and artists, and the problem of civilization is to give every man a chance of being a saint, a man of science, or an artist. अच्छा, इस तरह के सेंटेंसेस पढ़ने के बाद ना, जिसे कहते हैं ना उर्दू में कान खड़े हो जाना, इसका मतलब ये है कि मुझे ये पता चल गया कि ये कोई सूखा सूखा आसान आसान इजी इजी वाला पैसेज नहीं है। तो इसने लंबा एक जो है वो सेंटेंस दिया और उसके बाद उसे कॉमास से डिवाइड किया है। इसका मतलब है ये आगे चल के हमारे लिए हमें टफ टाइम देगा। तो इस लाइन के साथ ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हमें ना, यहाँ से जब आपको वो लंबे लंबे सेंटेंसेस देना शुरू हो जाए, तो इट मीन्स कि यहाँ से ऑनवर्ड चीजों को ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, थोड़े थोड़े सेंटेंसेस को समझना है। इससे एक चीज और समझ में आएगी, तो उसने कॉमर्स के अंदर बात कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो आगे चल के भी रुकेगा। और ना सिर्फ वो रुकेगा, बल्कि वो कोशिश करेगा कि प्रीवियस आइडियाज को साथ लेके चले। ठीक है, वो रिफर बैक करेगा पिछले सेंटेंसेस की तरफ। ठीक है, आगे चल के देखेंगे भी क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। अब उसने बताया था ग्रेट थिंग्स ऑफ हिस्ट्री हैव बीन डन बाय ग्रेट लवर्स। अच्छा, जैसे कि क्या है, वो कहता है दुनिया में जितने भी अजीम काम हैं वो अजीम लोगों ने किए। अच्छा, मेरे जहन में आ गया कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया। हाँ यार, वो बड़ी मोहब्बत करता था, ठीक है। और क्या हुआ था? जितने भी इंसिडेंट हैं, औरंगजेब आलमगीर मसाजिद बनाता है, वो इस्लाम से मोहब्बत करता था, ठीक है। तारीख में ये बात तो समझ में आ गया मुझे। बाय द सेंट्स एंड द मैन ऑफ साइंस। हाँ, जो सेंट्स होते थे वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे। हाँ, लव वाला एलिमेंट तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये क्या चक्कर, क्या लव वाली बात क्या बता रहा है? वो कहता है एजुकेशन ऑट टू टीच अस हाउ टू बी इन लव एंड व्हाट टू बी इन लव विद। अच्छा, इसका मतलब है वो ये मुझे बताना चाह रहा है कि मुझे तालीम जो है वो उसको लेना चाहिए, ताकि मुझे पता चले मैंने किसके साथ इन लव होना है और किस तरह से जो है वो होना है। ठीक है, फिर मैन ऑफ साइंसेस जो हैं, हाँ यार, वो भी तो हर वक्त तजर्बे करते रहते हैं, तभी मोहब्बत करते हैं। तो चंद्रयान 3 बना देते हैं, तभी जो है वो चांद पे पहुंच जाते हैं। रॉबर्ट ब्रदर्स जो हैं वो हमारे पास जहाज बना देते हैं, मार्कोनी रेडियो आजाद कर देता है। आर्टिस्ट, हाँ यार, वो आर्टिस्ट भी तो अपनी जान डालता है, मोहब्बत करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कोई जॉब करने वाला पाकिस्तान के अंदर कोई सरकारी ऑफिसर है, वो जो है वो अपने काम से मोहब्बत नहीं करता, और वो जो है डे आफ्टर डे जॉब पे जा रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है चीजें। ठीक है, एंड द प्रॉब्लम ऑफ सिविलाइजेशन इज टू गिव एवरी मैन ए चांस ऑफ बीइंग अ सेंट। तहजीब व तमद्दन हर बंदे को, हर सेंट को, साइंसदान को और आर्टिस्ट को टाइम देती है, चांस देती है कि तुम परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ तक तो मुझे क्लियर है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं कि है क्या। अच्छा, इसमें मैंने कीवर्ड्स को हाईलाइट किए ही नहीं। मुझे कीवर्ड जो मिले वो प्रॉब्लम ऑफ सिविलाइजेशन मिला, मुझे जो कीवर्ड मिला चांस ऑफ बीइंग अ सेंट मिला। ठीक है, ये वाले हैं। आपको इसके अलावा कीवर्ड कौन सा मिला? दो तो मैंने बताया आपको, और क्या मिला? एवरीमैन, ऑलराइट। और क्या कीवर्ड मिला? ठीक है, हमारे पास यही जो है वो कीवर्ड है। ग्रेट थिंग्स ऑफ हिस्ट्री, वेरी गुड। ये हमारे पास ये वाला कीवर्ड भी, ग्रेट थिंग ऑफ हिस्ट्री, हमें पता चल गया ये कीवर्ड्स है। सेंट्स हो गया, ये तो हमने हाईलाइट कर दिया।
जी आगे, But this problem cannot be attempted, much less solved, unless men desire to be saints, men of science, and artists. हाँ वो कहता है यार ये जो ग्रेट आर्ट है पैदा नहीं हो सकती तब तक जब बंदा खुद फैसला ना कर ले कि मुझे सूफियों की तरह बनना है, साइंसदान बनना है या आर्टिस्ट बनना है। तो मेरे पास एक ही वर्ड इसमें जो है वो कीवर्ड होगा डिजायर। ठीक है, डिजायर जो है वो। वेरी गुड मुस्फिरा, आपने भी ठीक ढूंढा। आगे चलते हैं जी। And if they are to decide that continuously and consciously, they must be taught what it means to be these. ठीक है, और वो भी मुमकिन है कि अगर उनको मुसलसल बताया जाए कि व्हाट इट मीन्स टू बी दीज। आप लोग सीएसएस करना चाहते हो, कुछ लोगों का पैशन है और कुछ लोगों के लिए फैशन है। फैशन वाले जल्दी भूल जाते हैं, पैशन वालों को बार बार बताया जाता है कॉन्शियसली और कंटिन्यूअसली कि नहीं नहीं नहीं, यू विल हैव टू डू इट, आप कर सकते हो। वो भी कभी कभी हौसला हार के बैठ जाते हैं, लेकिन जब वो फिर सिविल सर्विसेज एकेडमी में पहुंच जाते हैं फिर उन्हें पता चलता है। यस, शाबाश। अच्छा, ये दो लोग सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बाकियों को नहीं मिल रहे। ये कंटिन्यूअसली एंड कॉन्शियसली, ये हमने मिलजुल के एक एक्टिविटी करनी थी ना, इसलिए तो मैंने आपको इन्वॉल्व किया है कि आप इसमें अब कीवर्ड्स बताएं। दो तो मैं कर देता हूँ, आप भी बता सकते हैं, इससे ज्यादा भी हैं। हम सब इसको फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं। ठीक है, हम इसके अंदर जो कीवर्ड्स आपको लगता है कि ये सेंटेंसेस ये वाले जो हैं पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो आपने जरूर देखना है। आगे जी। इसका मतलब ये है कि हमें कंटिन्यूअसली और कॉन्शियसली काम करना है। जी प्लीज। We think of the man of science or the artist, if not of the saint, as a being with peculiar gifts, not as one who exercises more precisely and incessantly, perhaps activities which we all ought to exercise. अच्छा, अब जो है मुझे पता चला है कि मुझे ना स्लोली इसको डाइजेस्ट करना होगा इस लाइन को। ठीक है, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी उसने कॉम्प्लिकेटेड बात की है, आसान लफ्जों में मुश्किल बात कर गया। वी थिंक ऑफ द मैन ऑफ साइंस और द आर्टिस्ट। हम जब मैन ऑफ साइंस और आर्टिस्ट को देखते हैं, ठीक है, इन दोनों को, इफ नॉट ऑफ द सेंट्स, अगर हम सेंट्स को नहीं देखते हैं, अल्लाह के वलियों को नहीं देखते हैं, हर मजहब और हर फिरके के अंदर जो होते हैं एज ए बीइंग विद पिकुलर गिफ्ट्स, तो उनके पास तो चलो कि खास किस्म की जो है वो कुव्वत होती है। नॉट एज वन हु एक्सरसाइजेज मोर प्रिसाइजली एंड incessantly perhaps, प्रिसाइजली, कि वो एक ऐसा बंदा जो होता है जो कि बड़ी उस उन चीजों को एहतियात के साथ जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है, और इंसेसेंटली का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टेंटली, मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है वो। ठीक है, सो एक्टिविटीज विच वी ऑल ought टू एक्सरसाइज। तो हमें ये समझ में आता है कि वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो हम सबको करनी चाहिए, शायद जो है वो हमें वो देखने की जरूरत है कि वो साइंसदान जो हैं या आर्टिस्ट जो है वो करते हैं। ज्यादा लाइन की समझ आ नहीं सकी वो क्या कहता। खैर, हम इसको जो है वो देखेंगे, अगर हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी इसको पढ़ने की, तो हम दोबारा रीड आउट करेंगे। इसका मीनिंग कुछ ज्यादा समझ में आ नहीं सका, इसके ऊपर एक हल्का सा स्टार बना देंगे, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे पास वो लाइन है जिसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आ सका कि ये क्या है। और हम कोशिश करेंगे, अगर हमारे पैराग्राफ में से आंसर नहीं मिलता है और कोई आंसर यहाँ पे है, तो हम इस लाइन को दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे आंसर्स मिल जाते हैं तो हम फिर इसके ऊपर अपना टाइम जाया नहीं करेंगे। ठीक है, हम फिर इसके ऊपर टाइम जाया नहीं करेंगे। अगर हमारा कोई क्वेश्चन इसके अंदर शामिल है तो फिर तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन हमने स्टार बना दिया, इसको एक रीडिंग और देने की जरूरत है। जी, पिकुलर गिफ्ट जो है वो एक कीवर्ड है। शाबाश, आगे चलते हैं जी। इट इज अ कॉमन प्लेस। It is a commonplace now that art has ebbed away out of our ordinary life, out of all the things which we use, and that it is practiced no longer by workmen but only by a few painters and sculptors. अच्छा, अब जो है वो कहता है कि हमारी जिंदगी में आर्ट हैज एब्ड अवे आउट ऑफ आवर आर्डनरी लाइफ। आर्ट निकल चुकी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि यार जो काम करने वाला ना वो अपने सिर्फ काम के अंदर दिलचस्पी नहीं रखता, उसको पैसों से गर्ज है। वो पैसे लेगा आपसे, आपका काम कर देगा, उसके अंदर वो खूबसूरती नहीं डालेगा। ठीक है, वो खूबसूरती उसके अंदर नहीं डालेगा। अ फ्यू पेंटर्स एंड स्कल्पचर्स, सिवाय चंद एक लोगों के। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो अब आर्ट जो है वो निकल चुकी है। इसका मतलब है
तो वो बंदा बताता है कि जो लोग काम से मोहब्बत करते हैं उनकी कमी हो गई है। जी एब्ड अवे, शाबाश, जबरदस्त जी। दैट हैज हैपेंड बिकॉज। That has happened because we no longer recognize the aesthetic activity of the spirit so common to all men. जी बताएं इसमें क्या है, कीवर्ड है। दिस हैज हैपेंड, ये इसलिए हुआ है बिकॉज वी नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं पहचानते द एस्थेटिक एक्टिविटी ऑफ द स्पिरिट, कि वो जो जमालियाती हुस्न होता था, वो जो चीजों को हम कभी देखते थे कि कितनी खूबसूरत चीज है। अब इंसान ये नहीं देखते हैं कि यार ये कितनी खूबसूरत चीज है, वो कहते हैं कितनी यूजफुल चीज है। वो सिर्फ देखते हैं कि हाँ मेरे इस्तेमाल में है, ठीक है। तो अब लोग जो है वो कहता है कि नो लोग रिकॉग्नाइज, वो इसको नहीं देखते हैं। तो एस्थेटिक एक्टिविटी ऑफ द स्पिरिट हमारे पास कीवर्ड है। जी प्लीज आगे। We do not know that when a man makes anything, he ought to make it beautiful for the sake of doing so, and that when a man buys anything, he ought to demand beauty in it for the sake of beauty. हाँ, अब हमें समझ में आना शुरू हो गया। वो कहता है कि यार मेरा मसला ये है कि जब भी कोई बंदा कोई चीज खरीदता है तो वो उसे, उसमें ये नहीं कहता है कि यार इसको खूबसूरत भी होना चाहिए। वो खूबसूरती मांगता ही नहीं है कि इसको खूबसूरत भी होना चाहिए। ठीक है। एनीथिंग ही ऑट टू, उसको चाहिए कि वो लोगों से कहे कि इसको खूबसूरत भी होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी, बगैर किसी वजह के। जी आपने बताना है इसमें कीवर्ड्स क्या हैं। साइलेंट मेंबर्स, हम जो हैं वो इसमें कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जी बताइए। इसमें जो है ही ऑट टू डिमांड, मुझे लगता है, ठीक है, ही ऑट टू डिमांड ब्यूटी इन इट फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी क्रिएशन है बेसिकली ना। तो मुझे ये लगता है कि ये हमारे पे बढ़ा। जी आगे चलते हैं। वी थिंक ऑफ ब्यूटी। We think of beauty, if we think of it at all, as a mere source of pleasure, and therefore it means to us ornament added to things for which we can pay extra as we choose. कहता है कि खूबसूरती जो है वो खुशी का भी तो जरिया है। जब आपने कोई खूबसूरत सी चीज खरीदी तो आप खुश भी हुए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से जेवरात हैं, ठीक है, खातून तो है ही है, लेकिन जब वो जेवरात पहन लेगी तो ज्यादा जो है वो अच्छी लगेगी। तो हम जो है वो एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं इन लोगों के लिए, इन चीजों के लिए कि जो चीजें ज्यादा खूबसूरत होंगी। ठीक है। सो सोर्स ऑफ प्लेयर इसमें कीवर्ड होगा। जी आगे। But beauty is not an ornament to life or to the things made by men. लेकिन खूबसूरती कहता है कि इंसानों के लिए, और वो जो चीजें वो बनाते हैं उनके लिए ऑर्नामेंट नहीं है। आगे। It is an essential part of both the aesthetic हम्म। activity, when it reveals itself in things made by men, reveals itself in design, just as it reveals itself in the design of all natural things. वो कहता है कि ब्यूटी के ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता, बल्कि उसे लगता है कि जो चीजें मैंने डिजाइन बना दिया है, डिजाइन ही अल्टीमेट जो है वो उस चीज की ब्यूटी है। जी प्लीज आगे चलिएगा, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। It shapes object as the moral activity shapes actions, and we ought to recognize it in the objects and value it as we recognize and value moral activity in actions. इट शेप्स ऑब्जेक्ट एज द मोरल एक्टिविटी शेप्स एक्शन। वी ought टू रिकॉग्नाइज इट इन द ऑब्जेक्ट्स एंड वैल्यू इट। कि हमें अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं जहाँ पे ब्यूटी मौजूद है, तो हमें ना सिर्फ उसको जो है वो रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बल्कि उसको वैल्यू भी जो है वो करना चाहिए। अगर हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं तो इट इज यूजलेस। सो एंड एज एक्शंस एम्प्टी ऑफ moral activity are distasteful to us, so we should objects be that are empty of the aesthetic activity। कि हमें वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर एस्थेटिक एक्टिविटी नहीं है, हमें उन्हें रिजेक्ट करना चाहिए, उन पे ऑब्जेक्ट पे करना चाहिए कि ये क्या है भाई। ठीक है, आगे बढ़िएगा। But this is not so with most of us. We do not value आप में it. से ज्यादातर लोग जो हैं, कोई ऐसा है जो किसी चीज को खरीदता है। फॉर एग्जांपल किसी ने जो है वो मार्केट से, फॉर एग्जांपल डेली यूज के लिए जो है उसने खरीदा कि हम लोग जो हैं कोई ब्रेड खरीदने चले गए, कोई रोटी खरीदने चले गए।
कभी बाहर जो है वो किसी ने खाई हो तो उसने कहा यार ये देखो इसकी इसके अंदर ब्यूटी नहीं है, इसकी जो है वो शेप नहीं आनी चाहिए, इसको जो है वो शेप करो। ठीक है। सो हमारे पास या कभी हमने जो है वो कोई ऐसी चीजें जिनके लिए खूबसूरत होना लाजमी नहीं है, वो कहते हैं कि उनके अंदर भी अगर वो खूबसूरती आ जाए तो कितना अच्छा हो। ठीक है। सो हम लोग खूबसूरती उसके अंदर डिमांड नहीं करते, लेकिन अगर कर लें तो क्या है। ठीक है। तो हम लोग तो जो है वो इन चीजों के अंदर खूबसूरती को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। हम लोग जो है वो देखते नहीं है, डू नॉट इवन रिकॉग्नाइज इट, आर लेक ऑफ इट, या हम जो हम देखते हैं द आर्टिस्ट। प्लीज इस पर बात कीजिएगा, द आर्टिस्ट यहाँ से पढ़िएगा। The artist of whatever kind is a man so much aware of the beauty of the universe that he must impart the same beauty to whatever he makes. वो कहता है कि इंसान को खूबसूरत बनाया गया है, तो इंसान का काम बनता है कि वो जो भी चीज बनाता है उसको खूबसूरत बनाए। आगे। He has exercised his aesthetic activity in the discovery of the beauty in the universe before he exercises it in imparting beauty to that which he makes. ठीक है। He has seen things in that relation in his own work, whatever it may be, and just as he sees that relation for its own sake, so he produces it for its own sake and satisfies the desire of his spirit in doing so. इंसान अब And जो we है खूबसूरती को अपने लिए ही बनाने की कोशिश करता है। जी। and we should value his work, we should desire that relation in all things made by men. If we too have the habit of seeing that relation in the universe, and we knew that when we see it, we are exercising an activity of the spirit and satisfying a spiritual desire. And ऑलराइट। we should also know that work without beauty means unsatisfied spiritual desire in the worker, that it is waste of life and common evil and danger, like thought without truth or action without righteousness. थैंक यू सो मच। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, एक चीज आपने नोट की होगी, पैसेज को पढ़ना समझना उसी का काम है जिसने जो है वो अपनी रीडिंग स्किल्स पे काम किया हुआ है, जिसने जो है वो कुछ पढ़ा हुआ है, जिसने अपनी वोकेबलरी को बेहतर बनाया हुआ है, और जिसने अपनी किताबों को पढ़ने की सलाहियत को बेहतर बनाया हुआ है। ठीक है। अब हमारे पास हमारा पैसेज कोई ऐसे नीला पीला हो जाएगा, लाजमी नहीं है कि आप में से हर एक को ये एक ही रीडिंग से समझ में आ जाए। ठीक है। ऑब्वियसली मेरा चूंकि एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज़्यादा है, तो और मेरी हॉबी है बुक रीडिंग्स को करना, मल्टीपल टाइम्स पे बुक्स को पढ़ते रहना, तो मुझे मेरे लिए तो एक दफ़ा में मैं इसको 70% समझ गया। आपने इसको कम से कम 4 to 5 टाइम्स पढ़ना है, कम से कम 5 दफ़ा, ताकि आप समझ सको। ठीक है। जिनकी रीडिंग्स अच्छी हैं, स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो भी 2 से 3 दफ़ा इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अब किस तरह से रीड करोगे? दूसरी दफा जब रीड करोगे, पहले इसके क्वेश्चंस को एक दफा पढ़ने की कोशिश करो। सो हम एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमारे कीवर्ड्स इनको आंसर करते हैं। और ये भी लाजमी नहीं है कि हमने जो कीवर्ड्स निकालने हैं वो हमने क्वेश्चन पढ़े बगैर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये लाजमी नहीं है कि हमारे कीवर्ड्स तमाम क्वेश्चंस को आंसर करें, लेकिन अगर करते हैं तो फाइन। पहले उसने 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चंस पूछे थे, यहाँ पे उसने 5 क्वेश्चंस पूछते हैं 4-4 नंबर के। ठीक है। सो इसका मतलब है कि एग्जामिनर जो है वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो 4 4 4, और ये 5 जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखें, व्हाट हैज बीन लेमेंटेड इन द टेक्स्ट। ठीक है। अब उसने कहा कि इस टेक्स्ट में वो किस चीज का मातम कर रहा है, किस चीज का अफसोस कर रहा है। तो मुझे जो लगता है कीवर्ड पहला है, क्या वो मदद करता है? नहीं। ठीक है। दूसरा करता है? नहीं करता। तीसरा करता है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ सिविलाइजेशंस? नहीं करता। चौथा करता है? नहीं करता। पांचवा करता है? यस, इट इज अ कॉमन प्लेस नोन दैट आर्ट हैज एब्ड अवे आउट ऑफ आर। क्या ये करता है? क्या वो जो बात करता है कि आर्ट हैज बीन एब्ड अवे आउट ऑफ आर आर्टली लाइफ, डू यू फील कि वो यही चीज लेमेंट करना चाहता है कि हमारी जिंदगियों से जो आर्ट है वो निकल चुकी है? एग्री?
कम से कम इस पे तो बता दें जो साइलेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या आंसर देता है ये जो हमारे पास हाईलाइट कीवर्ड है। ग्रेट। अब हम दूसरे का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी मैन एंड आर्टिस्ट। आम बंदे के अंदर और आर्टिस्ट के अंदर फर्क क्या है। अब यहाँ तक तो मैंने ढूंढ लिया था। ओके, अगला कीवर्ड भी आंसर नहीं देता। ओके, रिकॉग्नाइजेज एस्थेटिक एक्टिविटी। अब मुझे ये जो है वो यहाँ पे पता चलता है कि ये वाला कीवर्ड मेरा आंसर देता है एस्थेटिक एक्टिविटी। और अब मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ूंगा और मैं क्वेश्चन को पहले दोबारा पढ़ूंगा। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी मैन एंड एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट के दरमियान और एक आम बंदे के दरमियान फर्क क्या है। अब मुझे यहाँ से ये कीवर्ड बताता है एस्थेटिक एक्टिविटी ऑफ द स्पिरिट सो कॉमन टू ऑल मैन। तो मुझे इन अल्फाज ने खींचा कि जनाब ये वाले भी कीवर्ड्स हो जाएंगे और अब इसको देखेंगे। अब मैं इस लाइन को पढ़ूंगा दोबारा से। इट इज कॉमन प्लेस नाउ दैट आर्ट हैज एब्ट अवे आउट ऑफ आवर ऑर्डिनरी लाइफ। इसका मतलब है कि आम बंदे की जो जिंदगी है उससे आर्ट निकल चुकी है। आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट विच वी इट इज प्रैक्टिस नो लॉन्गर बाय वर्कमैन बट ओनली अ फ्यू पेंटर्स एंड स्कल्पचर्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो सिर्फ चंद एक लोगों से ही करते हैं जो कि इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वी डू नॉट नो दैट व्हेन ए मैन मेक्स एनीथिंग, किधर चला गया है, ये वाला है मेक्स एनीथिंग, यस, he ought to make it beautiful for the sake of doing so, and that when a man buys anything he ought to demand beauty in it for the sake of beauty। अब मुझे पता चलता है यहाँ पे कि जो राइटर है वो ये बताना चाह रहा है मेरा आंसर तो यहीं पे है, लेकिन मेरा आंसर हिडन आंसर है। मुझे अपने आंसर को जो है वो ढूंढना पड़ेगा, इन लाइनों को मुझे पैराफ्रेज करना पड़ेगा। मुझे कैसे पता चला कि मेरा आंसर यहीं पे है। मुझे यहाँ से एस्थेटिक एक्टिविटी ने, कॉमन मैन ने, इन चीज़ों ने बताया। अब मेरा जवाब ये होगा कि आर्टिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो एग्जिस्टिंग ब्यूटी के साथ साथ अपने काम के अंदर जान डालने की भी कोशिश करता है। एक ऐसा पर्सन है जो कि ब्यूटी के ऊपर काम करता है फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम के अंदर जान डाल देता है। अगर वो कोई भी काम करते हैं वो बड़ा दिल लगा के करते हैं। उन्हें पेमेंट्स जो है वो पता है कि उनके काम की उतनी मिलती है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं यार हम इसे ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमें जो है वो दूसरा आंसर भी ये देता है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। अब तीसरा जो है वो हम किस तरह से इसको चार्मिंग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है हमें कीवर्ड्स की तरफ आना पड़ेगा। ढूंढते हैं कि हम अपनी लाइफ को कैसे जो है वो कर सकते हैं। यस, हम इसको चार्मिंग बना सकते हैं। अगला कीवर्ड इसका जवाब देता है, वी थिंक ऑफ ब्यूटी, वी थिंक इट at all as a mere source of pleasure, and therefore it means to us ornament added to things for which we can pay extra as we choose। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब ये जो है वो इस काबिल हो जाना चाहिए कि हम ये वाला कीवर्ड भी उठाएंगे, हम ये वाला कीवर्ड भी उठाएंगे कि जब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम चीजों के अंदर उनकी खूबसूरती को देखने के काबिल हो जाएंगे, खूबसूरती को एंजॉय करना शुरू हो जाएंगे, तब हमारे पास वो मेयर सोर्स ऑफ प्लेजर हो। सो कीवर्ड्स में से ही अभी तक हमें जो है वो हमारे आंसर्स मिल रहे हैं। एक दफा फिर से पढ़ोगे आपको भी आसानी से मिल जाएंगे। What does the writer actually mean when he says beauty is not an ornament to life? तो इसका क्या मतलब है जब ये राइटर ने कहा ब्यूटी इज नॉट एन ऑर्नामेंट टू लाइफ। अब इसका क्या मतलब हुआ। देखो ये हमने जो है वो अब खुद अपने लफ्जों में बताने। राइटर जब ये कहता है ना कि ब्यूटी इज नॉट एन, हमारे पास क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या है, ब्यूटी इज नॉट एन ऑर्नामेंट टू लाइफ। इसका मतलब ये है कि खूबसूरती जो है वो उसको मोनेटाइज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि आप पैसों से खूबसूरती को खरीद नहीं सकते हो। इसका मतलब ये वो ये कहता है कि जैसे जो है दूसरे जेवरात हैं, ठीक है, आपने उनको खरीद लिया, लेकिन जो आज के दौर में भी जो बंदे नेचुरल थिंग्स पे काम करना चाहते हैं, आप उनको खरीद नहीं सकते हो, लेकिन ये जिंदगी का हुस्न है। ठीक है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं किसी चीज को, खूबसूरती को खरीद सकता हूँ, लेकिन
जेवरात जिस तरह से खरीद सकते हैं, खूबसूरती को नहीं खरीदा जा सकता। खूबसूरती वही है जो नेचुरली किसी चीज के अंदर जो है वो होती है। ठीक है। कोई भी नॉर्मल लुकिंग वाले जो इंसान है वो लाख पैसा इन्वेस्ट करते चला जाए अपने ऊपर, वो हुस्न को खरीद नहीं सकते हैं। आर्जी तौर पर जो है वो उन चीजों को अडॉप्ट जरूर कर सकते हैं, चेंज जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो उसको ब्यूटीफुल जो है वो नहीं हो सकते, हैंडसम जो है वो नहीं हो सकते, और ऐसी मुख्तलिफ चीजों को साथ जो है वो चलेगा। हाँ जी, ऐसा ही है, ब्यूटी इज नॉट एन ऑर्नामेंट टू लाइफ। डू आर्ट एंड ब्यूटी इफेक्ट आवर प्रैक्टिकल लाइफ एंड मॉरल्स, जस्टिफाई वेदर यू एग्री और डिसएग्री। इसमें भी वो आपका ओपिनियन मांगता है। वो कहता है कि क्या खूबसूरती आपकी जिंदगी को मुतासिर करती है। अब आप यस में भी जा सकते हो, नो में भी जा सकते हो। मेरा आंसर इसमें यस में होगा कि यस। और इसकी ऑब्वियस रीजन ये है कि जब भी कोई चीज़ ज्यादा खूबसूरत होती है, ज्यादा जो है वो प्लेजर गिविंग होती है, हम उसको एंजॉय करते हैं। ये हमारे पास जो है जनाब, दो पैसेजेस से, दो रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाले पैसेज है। आई एम श्योर कि इस एक्टिविटी से आपको कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो पता चली हों। आपको पता चला होगा कि हमने कैसे करना है। रेस्ट अश्योर्ड, हम कल के लिए मजीद दो पेपर अटेम्प्ट करेंगे। हम कल जो है वो मजीद दो सीएसएस के पेपर जो है वो उठाएंगे। उन दोनों के सीएसएस के पेपर का ऐसे ही निचोड़ करेंगे, और उनका देखेंगे कि किस किस तरह से उन्होंने इस पे काम किया, समझने की कोशिश करेंगे, एंड वो विल ट्राई आवर बेस्ट कि इसके ऊपर प्रोसीड फर्दर करें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वरना हम अपने अगले सेक्शन की तरफ चलेंगे जो हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड है। इसके साथ आपने करना ये है कि सीएसएस का पेपर 2015 2015 का जो पेपर है उसको आप लोग उठाएंगे, और उसको जो कीवर्ड्स हैं, और उसको एक दफा पढ़ने के बाद कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करना है। 2015 वाला पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है। 2015, 2015। ओके। अब हम सेकेंड राउंड की तरफ चलते हैं। सेकेंड जो हमारे पास आज का डिस्कशन होगी, अच्छा नहीं, जरा वो यार कोटेशंस वाली किताब दोबारा शेयर कर देना इन लोगों के साथ ना। ऐसे के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की कोटेशंस यूज करनी होती हैं वो जरा शेयर कर दीजिएगा एस्पिरेंट्स के साथ ग्रुप में। ठीक है। ताकि हम लोग जो हैं वो मजीद इनकी प्रैक्टिस जो है वो करवा सकें। वो कोटेशंस वाला सिलसिला थोड़ा सा हमारे पास जो है वो मुनक़ता हुआ हुआ है, तो उसको हम बहाल कर सकें। अच्छा जी, पेपर में हमारे पास वो दो चीज़ों में से एक चीज़ अक्सर चूज कर लेता है। बाज़ वो पेयर ऑफ वर्ड्स देता है, बाज़ वो इडियम्स देता है, ये उसकी मर्जी होती है। लेकिन ये दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट है। इन पेपर्स में देखने की कोशिश करते हैं कि उसने क्या दिया हुआ है। 2017 जो है वो इसमें उसने क्या पूछा हुआ है, करेक्शन है हमारे पास जो है। इसमें उसने एनोलॉजी जो है वो दे दी है। ठीक है। इसके अलावा उसने पेयर ऑफ वर्ड जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है। इसमें उसने पेयर ऑफ वर्ड जो है वो दे दिए हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, 2016 के पेपर में उसने क्या दिया हुआ है। 2016 का पेपर जो है इसमें उसने दिए हैं जनाब पेयर ऑफ वर्ड्स, इसमें भी उसने पेयर ऑफ वर्ड्स जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है। तो इस एक्टिविटी को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ए से ऑनवर्ड जो है वो आपको सिर्फ 20 पेयर्स दूंगा, और इन 20 पेयर्स को आप अपने जुमलों के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल करोगे। मैं यहाँ पे वर्ड लिखूंगा और मतलब समझाऊंगा। प्लीज समझने पे जोर दीजिएगा। अभी नोट नहीं करोगे, स्क्रीनशॉट आसानी से बाद में ले लोगे। ठीक है। स्क्रीनशॉट आसानी से ले लोगे, और ब्लैकमेल नहीं हो जाना। इसको करते हुए हम लोग ब्लैकमेल हो जाते हैं, यार ये तो आसान नहीं है, मैं कर लूंगा। अबीट आसान है वैसे। अबीट का मतलब होता है कम करना, किसी की दुख तकलीफ को कम करना। ठीक है। मिसाल के तौर पर जो है कोई मेडिसिन ली, दिस मेडिसिन हैज अबेटेड माय पेन। ठीक है। लेस कर दिया। ए बी ई टी अबेट होता है किसी की मदद करना। ठीक है। लेकिन ये माइनस नेगेटिव कामों में, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कहीं पे तहरीक तालिबान का कोई बंदा है और आपने उसको जो है वो मदद कर दिया, तो वो एबेट होगा। ठीक है। गलत काम के अंदर जो है वो मदद करना वो होता है। आसान है, बल्कि बहुत आसान है। एब्सोल्यूट जो होता है हमारे पास, एब्सोल्यूट का मतलब होता है जो बिल्कुल कादिर मुतलक है, अल्लाह ताला की जात जो है। ठीक है। द ओनली गॉड इज द परफेक्ट, गॉड इज एब्सोल्यूट अथॉरिटी फॉर मी,
द ओनली absolute authority is the almighty lord of heaven. नेक्स्ट हमारे पास है obsolete, OBSOLETE, नकारा हो जाना, ठीक है, नकारा हो जाना। जैसा से हम ये कह सकते हैं कि इन पाकिस्तान द ब्रेन ड्रेन एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, सो द रेस्ट obsolete is there, ठीक है, या दिस obsolete machinery is of no use anymore। आसान से आसान जो है वो जुमला पेपर में बनाओगे, ठीक है। आई एम टायर्ड ऑफ obsolete थिंग्स इन माई लाइफ, ठीक है। सो obsolete मशीनरी इज नॉट लाइक बाय एनीवन। इजी से इजी बनाओगे ताकि आपके जो है वो ना हो कि मुश्किल वर्ड यूज करते करते जो है वो आपका नंबर चला जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो है आसान ही है, हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है। एबिलिटी क्या होती है, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। एबिलिटी, अभी मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोगों ने जो कल आपके साथ किताब शेयर होगी उसमें से कोटेशंस का पहला पेज लाजमी तौर पे याद करके आना है, ठीक है, याद करके आना है। इसका मतलब ये है कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो, ये आप लोगों की एबिलिटी है, ये आप लोगों की एबिलिटी है। समझ में आ गया, ये समझ लेना। आमतौर पे एस्पिरेंट्स इसमें जो वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है, ठीक है, एबिलिटी। आप अपनी एबिलिटी को जो है, अगर किसी को एक पेज याद नहीं होगा, वो पहले दिन एक कोटेशन कर लेगा, फिर एक कर लेगा, फिर एक कर लेगा, एक पेज हो जाएगा, वो अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है। अगर मैं 5वीं क्लास का कोई बच्चा हो, सरकारी स्कूल का, नईम साहब, उसको मैं कहूँ कि तुमने कल ये एक पेज याद करके आना है, वो याद कर सकता है? छोटा सा बच्चा है, 5वीं का है, हमारे पास जो है केजी के अंदर पढ़ने वाला है, उससे मैंने कहा कि ये कोटेशंस याद करके आनी है, तो वो बच्चा जिसको अभी जो है वो सारे अल्फाबेट्स भी अच्छे से नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है वो कैपेबल नहीं है, उसकी सलाहियत नहीं है, उसकी फिटनेस नहीं है कि वो बच्चा इसको जो है वो याद करके आए, वो इसके लिए मुमकिन नहीं होगा। फिटनेस नहीं है उसकी, वो हमारे पास उसकी कैपेबिलिटी है, ऐसा काम कहना जो जिसके वो काबिल ही ना हो। कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी का मतलब ये है कि जो आपकी बर्दाश्त के अंदर, मैंने एक पेज कहा, आप ये याद कर लो कि अगर मैं कहूँ कि 100 पेजेस जो है वो याद करके आइएगा कल, तो इट मीन्स कि वो आपके पास जो है वो आपकी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। आई एम श्योर कि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, आपको समझ में आ गया। अच्छा जी, नंबर 4 पे देखिएगा, हमारे पास असीड है, असीड, असीड है, देन हमारे पास है कंसीड है, देन हमारे पास एक्सीड है। अच्छा, असीट का क्या मतलब होता है? मैंने अभी जो है वो आपको राय दी, मैंने कहा अगर आप लोग मेहनत करना चाहते हो, सीएसएस पास करना चाहते हो, डेली बेसिस पर जो है वो एक पेज कोटेशंस का याद करना, आपने मेरी राय से इत्तेफाक कर लिया, ठीक है, आपने मेरी रिक्वेस्ट जो है वो मान ली। अब इसका मतलब है यू पीपल acceded टू माई रिक्वेस्ट, ठीक है, accede टू, इसके साथ जो प्रपोजिशन है वो टू यूज होती है, सो यू acceded टू माई रिक्वेस्ट। अब दूसरा नंबर जो है वो है हमारे पास कंसीड, कंसीड। मैंने जब ये कहा कि आप लोगों का सीएसएस का ऐसे पास नहीं हो सकता जब तक जो है वो आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे। अगर आपने मेरी बात ही मान ली, जो मैंने आपको एक पेज असाइन किया और कल को जो है वो काम करके आ गए, इसका मतलब है आपने मेरी बात को तस्लीम कर लिया, वो कंसीड हो गया, ठीक है, मेरी बात को आपने तस्लीम कर लिया। असीड टू, मेरे साथ मुत्तफिक हो गए कि हाँ सर अब ठीक कह रहे हैं, हम कल जो है वो इसको तैयार करके आएंगे। और दूसरे नंबर पे कंसीड था, कंसीड में क्या हुआ कि आप लोगों ने इसको इत्तफाक करने के साथ साथ तस्लीम किया कि ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। एक्सीड का मतलब ये होता है ज्यादा हो जाना, वो आप लोगों को पता है, ठीक है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि योर सक्सेस एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस, सो डू नॉट एक्सीड द स्पीड लिमिट, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये बचपन से ही आप लोग पढ़ते आए हैं, एक्सेप्ट कबूल करना होता है, एक्सेप्ट मासवाए होता है, इस पर तो मैं बात नहीं करूंगा। एक्सेप्टेशन, ACCEPTATION, एक्सेप्टेशन क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस, अच्छा जब मैंने एक्सेप्टेशन की बात करता हूँ ना, ये पहले वाला जो है वो एक्सेप्टेशन, एक्सेप्टेशन का मतलब होता है कि किसी चीज, किसी लफ्ज जो है वो उसको समझ लेना और कबूल कर लेना, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान का पीएम जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है,
मैंने ये कहा पाकिस्तान का पीएम सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब मैंने तो मीनिंग कुछ और कहा। अब आपने क्या किया, आपने मीनिंग इन्फर कर लिया, मेरी बात समझ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा हुआ, यस और नो। जब मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर हमारा सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो आपने एक मीनिंग इन्फर कर लिया कि प्राइम मिनिस्टर जो है, क्या वो वाकई में ताकतवर है? यस और नो, आपके जहन में क्या आया? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि वो ताकतवर है, इज ही पावरफुल? पावरफुल, यस और नो। कहा तो मैंने ये कि वो पावरफुल है, बट मीनिंग क्या है मेरे? मेरा मीनिंग ये है कि वो पावरफुल नहीं है। ठीक है। और जब मैं ये कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद बेचारा डरता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो खुद डरता है। अब मैंने किसी चीज का नाम नहीं लिया, आपने मीनिंग ऑटोमेटिकली इन्फर कर दिया। समझ गए? ठीक है, समझ गए। अब एक ऐसी चीज जिसपे हम सब लोग इत्तेफाक कर लेते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर हम सब लोगों ने इत्तेफाक कर लिया हुआ है एक वर्ड के ऊपर, जो है वो वीगो जो है वो। अब वीगो है तो एक ब्रांड का नाम है, एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है। लेकिन हम क्यों कहते हैं कि वीगो आ जाएगी, वीगो आ जाएगी? सो इट मीन्स हमने एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्टेशन कबूल कर लिया हुआ है, किसी लफ्ज के मतलब को कबूल कर लिया है। क्या वीगो का मतलब वीगो गाड़ी होता है या एक डिपार्टमेंट होता है? जब हम वीगो की बात करते हैं, आपको जहन में सिर्फ वीगो गाड़ी आती है, या आपके जहन में कोई डिपार्टमेंट भी आ जाता है कि अच्छा यार ये फलां डिपार्टमेंट के लोगों की बात हो रही है इस वक्त, फलां की बात कर रहा है? तो जब आपके माइंड में एक लफ्ज के साथ कोई डिपार्टमेंट आना शुरू हो जाता है, वो एक्सेप्टेशन है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो वीगो इज द जर्नल एक्सेप्टेशन ऑफ अ डिपार्टमेंट। ठीक है, सो ये आप जो है इसका जुमला बना सकते हो। और एक्सेप्टेंस होता है कबूल करना। ठीक है, कबूल करना, जिस तरह से हम कह सकते हैं जब आपकी इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी, तो आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर भेजेगा कि आपकी सिलेक्शन हुई, आपने सीएसएस पास कर लिया, ये आपका एक्सेप्टेंस लेटर है। ठीक है, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कबूल करना। एक्सेस, E, एक्सेस जो है वो हमारे पास, एक्सेस कहते हैं राब्ते को। ठीक है, ये आसान है। EXCESS, एक्सेस ज्यादती को कहते हैं। ये कोटेशन भी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और देख हमारे पास होता है एक्सेशन जो है वो। ठीक है, एक्सेशन, एक्सेशन का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो किसी के मरने के बाद जो है वो किसी ओहदे पे आ जाता है, या किसी ओहदे पे आ जाता है, किसी मुकाम पे आ जाता है। ठीक है, जैसे सऊदीया में होता है, मोहम्मद बिन सलमान जो है जिस तरह से तख्त पे जब बैठ जाएगा तो वो हमारे पास जो है एक सेशन होगी। देखिए, तो हमारे पास जो है वो हम कह सकते हैं द एक्सेशन टू दिस कोर्ट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, सो ये हमारे पास एक्सेशन होगा। आसान सा है जी, अडॉप्ट होता है। अडॉप्ट का मतलब होता है जो बच्चे किसी को अडॉप्ट कर लेते हो, कोई आदतें अपना लेते हो, वो अडॉप्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है अडेप्ट होता है, माहिर होना किसी चीज के अंदर जो होता है वो अडेप्ट होता है। और नेक्स्ट होता है एडॉप्ट, ढाल लेना। ठीक है, खुद को किसी चीज के मुताबिक ढाल लेना। नंबर 9 पे हमारे पास जो है वो रहेगा जी, वो है जी एडमिटेंस। एडमिटेंस है और एडमिशन है। अच्छा, एडमिटेंस जो है वो क्या होता है? एडमिटेंस का मतलब ये होता है किसी जगह पे आप लोग जब दाखिल हो सकते हो, बैंकों के अंदर फीस जमा करवाने जाते हो, बैंक के अंदर पैसा जमा करवाने जाते हो, आपके पास बैंक में एडमिशन जो है वो हो सकता है आपका। आप दाखिल हो सकते हो बैंक में, किसी कॉलेज में, लेकिन वहां पे आपने देखा होगा कि बाज़ जगहों पे लिखा होता है ऑथोराइज्ड पर्सन ओनली। ठीक है, ऑथोराइज्ड पर्सन ओनली। ऐसी जगह जहां पे दाखिल होने का हक सिर्फ चंद एक लोगों को ही हासिल होता है, वो हमारे पास एडमिटेंस होती है। ठीक है, एडमिटेंस होती है जिसमें जो है वो एडमिट होने का हक किसी खास को ही हासिल है। ठीक है, हम लोग जो है वो एडमिटेंस होता है। और एडमिशन जो है जहाँ पे कोई भी दाखिल हो सकता है, स्कूल कॉलेज जो है, हॉस्पिटल, ठीक है, कुछ भी। द प्रोसेस ऑफ एडमिशन इज वेरी इजी। अब आगे चलते हैं जी। एडवांस, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, बढ़ते चले जाना।
जैसे हम ये कहें कि पाकिस्तान इज एडवांसिंग सिंस 1973, ठीक है, पाकिस्तान इज ऑन द वे ऑफ एडवांसमेंट, ये एडवांस हो गया। एडवांसमेंट क्या होता है? एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, मूव करना, ठीक है। हमारे पास जो है वो इसलिए हम कहते हैं, जब कोई लोग किसी जगह से कोई लेन देन करते हैं तो वो कहते हैं भाईजान पहले अपना एडवांस दे दीजिएगा। एडवांस का मतलब क्या है कि आगे बढ़िए और हम जो है वो कुछ पेमेंट्स दे दीजिए। इसी का मतलब ये होता है कि कंट्री का भी आगे बढ़ना, ठीक है। लेकिन कंट्री का किस चीज में आगे बढ़ना? फॉर एग्जाम्पल जो है वो पाकिस्तान एडवांस्ड इन एस सी ओ, या पाकिस्तान एडवांस टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आगे बढ़ा, आगे बढ़ गया, वो होता है एडवांस। और एडवांसमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस जो है वो, ठीक है, इसका मतलब होता है तरक्की। पाकिस्तान हैज मेड ग्रेट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ करप्शन, हम ये कह सकते हैं एडवांसमेंट जो, ठीक है। अच्छा जी, चूंकि मैं फील कर रहा हूँ कि आपके पास जो है वो ईडियम्स इनफ हो जाएंगे, ये तकरीबन 30 के करीब सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे। सो आई एम टेकिंग अ स्टॉप हेयर, यहाँ पे मैं जो है वो रुकता हूँ। कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछा जा सकता है। कल के लिए हम कोशिश करेंगे कि 2 मजीद पेपर अटेम्प्ट करेंगे, प्लस हम जो है पेरा वर्ड्स जो है वो ये 20 पेरा वर्ड्स को करेंगे, प्लस हम जो है जो कोटेशंस मैंने आपसे रिक्वेस्ट की हैं वो कोटेशन जो है वो आप लोगों ने याद करनी है। प्लस CSS PMS के लिए रिसर्च पेपर्स और रिसर्च आर्टिकल्स की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। कल जो है मानूर साहब आपके साथ एक रिसर्च पेपर भी शेयर कर देंगे, आप कल की क्लास से पहले उसको भी पढ़ के आएंगे, रिसर्च पेपर को, ठीक है, उस रिसर्च पेपर को देख के आएंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप सबसे मुलाकात होती है कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। खुदा हाफिज।